जी हाँ दोस्तों, ये क्वेश्चन बहुत ही आसान है दोस्तों, और बिल्कुल मैं आपको आसान तरीके से बताऊंगा। और जो भी मैंने नोट्स में लिख रखा है ना, उस सब का सब जो लैंग्वेज है वो बहुत ही आसान शब्दों में आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, हमारा क्वेश्चन है दोस्तों, निदर्शन या प्रतिदर्शन की परिभाषा दे तथा सामाजिक अनुसंधान में इसकी उपयोगिता या तो फिर महत्व का वर्णन करें। या तो दे सकता है दोस्तों, निदर्शन से आप क्या समझते हैं, इसके प्रमुख प्रकारों का वर्णन करें। तो चाहे क्वेश्चन निदर्शन से या प्रतिदर्शन से किसी भी प्रकार से दे दे, आंसर आपको यही लिखना है। निदर्शन का मतलब क्या होता है तो दोस्तों, या तो भी प्रतिदर्शन का मतलब क्या होता है। देखो, जो निदर्शन है ना, वो हमें कोई भी चीज़ को जांच करने में यहाँ में योगदान देता है। ठीक है, यानी हमको निदर्शन जो है वो कोई भी चीज़ को जांच करने में सहायता देता है। जैसे फॉर एग्जांपल मान लो दोस्तों कि हम लोग चावल बनाते हैं, तो चावल बनाते हैं तो ऊपर का ही चावल को दबा करके देख लेते हैं कि ये चावल पूरा तरीक़ा से पका है या नहीं पका है। पूरा का पूरा चावल को तो दबाने की ज़रूरत नहीं पड़ता है। तो हम कह सकते हैं कि पूरा चावल का जानकारी हमको केवल कुछ ही चावल, ऊपर के चावल ही हमको पूरा जानकारी दे दिए हैं कि ये चावल मतलब कितना पका हुआ कितना नहीं पका हुआ है। उसी के माध्यम से हम लोग पकड़ लेते हैं। मान लो कि दोस्तों डॉक्टर के पास जाने के बाद हम लोग ब्लड को टेस्ट करवाते हैं, ठीक है, खून की जांच करवाते हैं। तो डॉक्टर पूरा शरीर की खून को तो नहीं मापता है, एक छोटा सा खून निकालता है, यानी कि हमारे खून का एक छोटा सा इकाई को निकालता है और उसी से पता कर लेता है कि पूरा बॉडी में आपका किस चीज़ का बीमारी है। ठीक है, तो बड़े चीज़ों को छोटे मात्रा में पता कर लेना, ठीक है, ये हमारा निदर्शन कहलाता है। और ये हमें कोई भी चीज़ को जांच करने में सहायता प्रदान करते हैं। ठीक है, कोई भी चीज़ को हम लोग जांच वगैरह करते हैं ना, तो उसमें निदर्शन क्या करते हैं, सहायता करते हैं। और आगे जो सामाजिक अनुसंधान है ना, सामाजिक अनुसंधान मतलब क्या, जांच पड़ताल करना। किसका, सामाजिक मतलब समाज का, यानी समाज में जो भी कुछ हम लोग जांच पड़ताल करेंगे ना, वो किसका सहयोग लेंगे, निदर्शन का। ठीक है, क्यों, क्योंकि समाज में बहुत सारा आदमी है, लाखों करोड़ों। तो क्या लाखों करोड़ों व्यक्ति से, हर एक व्यक्ति से जानकारी पूछना पॉसिबल है, नहीं है। तो कुछ जो मेन व्यक्ति है उन्हीं से जानकारी को पूछ लिया जाएंगे। ठीक है, और उसी से पता चल जाएगा कि पूरा समाज में क्या चीज़ चल रहा है। ठीक है, तो समाज की जो हम लोग जांच पड़ताल करेंगे ना, उसमें किसकी सहायता लेंगे, निदर्शन का। मतलब सबको एक एक करके नहीं पूछेंगे, कुछ ही लोगों को पूछेंगे, इसी से पूरा समाज के बारे में पता चल जाएगा। तो उसी सब की चीज़ के बारे में यहाँ पर हम लोग देखने वाले हैं। ठीक है, देखिए सबसे पहले भूमिका में क्या लिखा गया। ठीक है, मानव समाज बहुत ही विशाल और विविधताओं से भरा हुआ है। देखो, हमारा जो मानव का समाज है वो बहुत ही बड़ा है। दुनिया में बहुत सारे समाज है, बहुत सारे लोग हैं, और विविधताओं से भरा हुआ है। विविधताओं मतलब अलग अलग जाति लोगों का है, अलग अलग धर्म है, लोग अलग अलग चीज़ें खाते हैं, अलग अलग उनका भाषा है। मतलब बहुत बड़े संख्या में लोग रहते भी हैं, और उनका जाति, धर्म, संस्कृति, रीति रिवाज भी क्या है, अलग है। अब यहाँ पे तो जनता लोग बहुत सारे हैं, बहुत ज़्यादा इनकी जनसंख्या है। अब इन लोगों से कोई भी चीज़ कैसे पूछा जाए। ठीक है, तो जब कोई भी अनुसंधान करता मतलब होता है दोस्तों रिसर्च करता, यानी कि जो चीज़ छानबीन कर रहा है, जांच करता जिसको बोल सकते हैं। ठीक है, अनुसंधान करता मतलब जांच करने वाला। जब कोई जांच करने वाला किसी भी सामाजिक समस्या, समाज की समस्या के बारे में, या समाज में कोई घटना घटी है उसके बारे में, या तो कोई भी व्यवहार का अध्ययन करना चाहता है, तो उसके लिए समाज के प्रत्येक व्यक्ति से मिलकर जानकारी प्राप्त करना व्यवहारिक रूप से असंभव है। यानी कोई भी अगर जांच करता ये चाहेगा कि समाज में कोई भी घटना के बारे में या कोई भी चीज़ अगर हुआ है समाज में, तो उसके बारे में समाज के हर एक व्यक्ति से उसके बारे में जानकारी लें, तो ये बिल्कुल असंभव है। एक एक करके हर एक व्यक्ति से जानकारी हम नहीं ले पाएंगे। ठीक है, इसमें अत्यधिक समय लगेगा, बहुत ज़्यादा समय लगेगा, बहुत ज़्यादा धन पैसों की भी खर्चा होगा, क्योंकि आज नहीं हुआ तो फिर कल वही समाज में जाना पड़ेगा, फिर कल पूरे लोगों से नहीं पूछ पाए तो तीसरा दिन भी जाना पड़ेगा, चौथा दिन जाना पड़ेगा, समय बर्बाद करना पड़ेगा, आने जाने का खर्च बढ़ेगा, श्रम बढ़ेगा, यानी मेहनत भी बढ़ेगा सभी लोगों से पूछने में, कॉपी में लिखने में। ठीक है, तो ये सब की आवश्यकता हो जाती है। जब हम लोग क्या करते हैं, सभी से पूछना शुरू कर देते हैं तो बहुत ज़्यादा नुकसान हो जाता है। ठीक है, और अगर समाज में बहुत सारे लोग और उन्हीं में से अगर कुछ ही लोगों को पूछ लें कि समाज में क्या चल रहा है, क्या हो रहा है, तो भी हमको वही जानकारी मिलेगा। और अगर हम सभी लोगों से पूछेंगे तो भी वही जानकारी मिलेगा। ठीक है, अब आगे देखते हैं दोस्तों क्या बताया गया कि इस समस्या के समाधान के लिए, मान लो कि बहुत सारे लोग हैं समाज में, बहुत सारे लोग हैं, तो बहुत सारे जो लोग हैं ना, तो सभी से तो पूछ नहीं सकते हैं। तो इसका समाधान क्या है दोस्तों, यानी कुछ ही लोगों से पूछ लेंगे।
यानी गिने चुने लोगों से ही कुछ लोगों से पूछ लेंगे और वहाँ की जानकारियों को प्राप्त कर लेंगे। इसी को बोलते हैं निदर्शन। यानी इन समस्या के समाधान के लिए निदर्शन पद्धति का उपयोग किया जाता है। निदर्शन वह वैज्ञानिक प्रक्रिया है, मतलब ये जो निदर्शन है ना, वह वैज्ञानिक प्रक्रिया है जिसके अंतर्गत संपूर्ण समाज के अध्ययन के लिए एक छोटा सा भाग चुन लिया जाता है। यानी पूरा समाज के बारे में अध्ययन करने के लिए सभी लोगों से नहीं, बल्कि उसके कुछ एक छोटे से भाग से, छोटे से कुछ लोगों को ही उसको पूछ लिया जाता है। ठीक है, तो वही बताया जा रहा है कि संपूर्ण समाज का अध्ययन के लिए, यानी कि संपूर्ण समाज को जानने के लिए उसका एक छोटा सा भाग चुन लिया जाता है, यानी कि कुछ लोगों को ही पूछ लिया जाता है। यह छोटा भाग पूरे समाज का मुख्य होता है, और जो कुछ लोगों से पूछते हैं ना, वो उन्हीं लोगों से पूछते हैं जिसके पास थोड़ा सा उसके बारे में ज्ञान हो, जो उस समाज के थोड़ा मेन लीडर हों। ठीक है, यानी कि उस छोटे से समाज के या तो उस छोटे से भाग के समूह का क्या हो, मुख्य हो, यानी कि मेन व्यक्ति हो। सरल शब्दों में कहें दोस्तों तो पूरी जनसंख्या का अध्ययन ना करके उसके एक छोटे से हिस्सा का अध्ययन करना ही निदर्शन कहलाता है। यानी कि कोई भी चीज़ का हमको पूछना है, जांच पड़ताल करना है, तो पूरी का पूरी जनसंख्या को ना पूछ करके उसके कुछ ही छोटे से जनसंख्या को ही क्या करना, पूछना या तो उनका अध्ययन करना ही क्या कहलाता है, निदर्शन कहलाता है। हमको पूरी की पूरी जनसंख्या का अध्ययन करने की जरूरत नहीं है, पूछताछ करने की जरूरत नहीं है, उसके कुछ ही जनसंख्या को, यानी कि कुछ ही हिस्सों को हमको पूछने की क्या है दोस्तों, जरूरत है। उसी को कहते हैं निदर्शन। सिंपल सा समझो ना, अगर डॉक्टर ही ब्लड को टेस्ट करता है तो पूरा शरीर के ब्लड को खून नहीं निकालता है, बल्कि हल्का सा निकालता है, जांच करता है, बता देता है कि मलेरिया टाइफाइड है या कौन सा बीमारी आपको है। ठीक है, बस इसी तरीके से निदर्शन भी है। पूरे के पूरे लोगों से जांच पड़ताल नहीं करते हैं, पूरे लोगों का ये अध्ययन नहीं करते हैं, पूरे लोगों के बारे में ये जानने का प्रयास नहीं करते हैं, बल्कि उनमें से कुछ ही हिस्सों के लोगों को चुन लेते हैं और उसी से जानकारियां को कलेक्ट कर लेते हैं, मतलब इकट्ठा कर लेते हैं। ठीक है, आगे अब हम लोग देखेंगे दोस्तों कि निदर्शन या प्रतिदर्शन की परिभाषा थोड़ा सा देख लेंगे। ठीक है, सरल शब्दों में अगर निदर्शन के मतलब को अगर बात करें तो पूरी जनसंख्या या पूरे समूहों के जांच के लिए कुछ ही हिस्सों या कुछ ही इकाइयों को चुनना, यानी पूरा संख्या के जांच को अगर करना तो उसके बदले कुछ ही हिस्सों को चुनना और उसकी जांच करना। देखो, अब निदर्शन का दो बड़े बड़े विद्वान थे। ठीक है, उन्होंने भी कुछ परिभाषा दी है, जैसे कि गुडे एवं हार्ट के अनुसार। ये भी एक बहुत ही बड़े विद्वान थे। इन्होंने क्या कहा निदर्शन के बारे में, वो देखिए। इन्होंने कहा कि एक निदर्शन, जैसा कि नाम से ही स्पष्ट होता है, किसी विस्तृत समूह का, यानी कि एक बड़े समूह का लघुत्तर मतलब होता है छोटा, प्रतिनिधि करता है। यानी कि एक बड़े ही समूहों का एक छोटा प्रतिनिधि करता है। प्रतिनिधि मतलब बताता है, यानी एक बड़े समूहों के बारे में एक छोटे से ही अगर समूह बता देता है, ठीक है, तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं, निदर्शन कहते हैं। अगर ये सब परिभाषा याद नहीं हो रहा तो आप छोड़ सकते हैं। ठीक है, भोगाट्स के अनुसार, ये भी एक बड़े विद्वान है। इनका क्या कहना है, इनका कहना है कि ये एक निदर्शन एक विशाल समूह का एक छोटा सा प्रतिनिधित्व चित्र है। यानी एक बड़ा जो समूह है ना, उसी का एक छोटा सा चित्र है दोस्तों निदर्शन। और छोटा सा ही से हमको पूरी बड़े समूहों का जानकारी मिल जाता है। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे दोस्तों कि सामाजिक अनुसंधान में निदर्शन की उपयोगिता तो फिर महत्व। सामाजिक अनुसंधान मतलब समाज में अगर कोई भी चीज़ जांच पड़ताल करना, अनुसंधान मतलब जांच करना, तो समाज में अगर हम लोग जांच पड़ताल करेंगे तो निदर्शन किस प्रकार से अपना योगदान देती है। तो देखिए दोस्तों, कोई भी चीज़ का जांच करो, समाज का ही नहीं, कोई भी चीज़ का जांच करो, वहाँ पर निदर्शन बहुत ही अहम भूमिका निभाते हैं। डॉक्टर ही ब्लड का जाँच करते हैं तो क्या वहाँ पर निदर्शन नहीं होता है? क्या सारा ब्लड को लेते हैं? नहीं लेते हैं। अगर चावल ही हम लोग पका रहे हैं तो क्या पूरे चावल को दबा करके देखते हैं कि पका कि नहीं पका? नहीं, कुछ ही ऊपर के चावल को देख लेते हैं पका करके कि कितना पका या नहीं पका है। तो जहाँ भी कुछ भी चीज़ अगर हम लोग समाज में जांच पड़ताल करें, चाहे कहीं भी जांच पड़ताल करें ना, निदर्शन सब जगह बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान निभाते हैं। तो सामाजिक अनुसंधान में निदर्शन का बहुत ही बड़ा महत्व है। पहला, समय की बचत होता है। यदि हमें किसी भी शहर के 10 लाख लोग हैं और उसके विचारों को जानना है कि 10 लाख लोगों के अंदर वो लोग क्या सोच रहे हैं, अगर इसकी जानकारी आपको प्राप्त करना है, इसकी जांच करना है, तो क्या आप सभी लोगों को पूछना पॉसिबल है? नहीं। तो सबसे मिलने में आपको सालों लग जाएंगे। तो निदर्शन के जरिए आप क्या कर सकते हैं, 1000 लोगों से ही चुन करके कुछ दिनों में आप क्या कर लेंगे, अध्ययन पूरा कर लेंगे। ठीक, यानी कि 10 लाख लोगों का अगर विचार आप एका करके पूछने जाएंगे पूरे शहर में, तो आपको सालों का समय लग जाएगा। तो क्यों हम 10 लाख को पूछेंगे? शहर के जो मेन लोग हैं, कुछ ही खास लोग हैं जो जानकारी हमको सही दे सकते हैं, उनमें से 1000 लोगों को पूछ लेंगे तो कुछ ही दिनों में इसका अध्ययन पूरा हो जाएगा। यानी सभी से जानकारी हम लोग प्राप्त कर लेंगे और इसी से पता चल जाएगा कि इस पूरे शहर में लोगों का विचार क्या है। जैसे सभी लोगों के अंदर का विचार होगा कि नहीं, इस शहर में बहुत ज़्यादा कचरा है, या तो फिर कुछ लोग बोलेंगे बहुत ज़्यादा गाड़ियाँ हैं। तो इन्हीं लोगों से पता चल जाएगा कि सबसे ज़्यादा यहाँ पर इन लोगों का विचार क्या है। फिर अगला आदमी से पूछने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगा। ठीक है,
तो समय की बचत होता है, धन की बचत होता है, बार बार जाएंगे पूछने के लिए तो पेट्रोल पैसा बचेगा, खाने पीने की पैसा बचेगा, तो ये सब बचेगा नहीं बचेगा। अगर कोई भी काम को बार बार करेंगे तो ज़्यादा पैसा खर्चा होगा। तो कम लोगों से जानकारी जुटाने में कागज़ भी कम ही लगेगा, लिखने होने की भी जरूरत पड़ता है ना कि ये व्यक्ति फलाना व्यक्ति क्या अपना विचार दिया, तो कागज़ भी कम लगेगा। यात्रा आने की बार बार आने जाने की ज़रूरत नहीं है। अनुसंधानकर्ताओं का खर्च भी बहुत ही कम हो जाएगा। अनुसंधानकर्ता मतलब जो जांच करने वाला व्यक्ति जाता है तो उनका भी तो खर्चा लगता है, तो वो भी खर्चा कम हो जाएगा। गहन अध्ययन, जब इकाइयाँ लोग कम होती है, देखो इकाइयाँ लोग का मतलब होता है दोस्तों, यानी कि जो लोग जिसके बारे में हमको अध्ययन करना, जांच पड़ताल करना, ठीक है। जब इकाइयाँ लोग क्या होती है, कम होती है, तो अनुसंधानकर्ता उनसे विस्तार से और गहराई से बातचीत कर सकता है। मतलब सीधा सीधा आपको ये लिखना है कि जब लोगों की संख्या क्या होती है, कम होती है, तो जब लोगों की संख्या कम होगा तो जांच करने वाला व्यक्ति सभी से पूछ लेगा। लेकिन ऐसा कब अपनाया जाता है कि कुछ ही लोगों से पूछा जाता है, जब बहुत ज़्यादा मात्रा में लोग हों। लेकिन जब कुछ ही लोग हों, इकाइयाँ लोग मतलब क्या, जब कुछ ही लोग हों, ठीक है, तो जांच करने वाला व्यक्ति उनसे विस्तार से और गहराई से बातचीत कर सकता है और सभी से जानकारी प्राप्त कर सकता है, जिससे ज़्यादा सटीक और विश्वसनीय जानकारी मिलता है। अब जब सभी लोगों से पूछेंगे तो 100% सटीक जानकारी मिलेगा और बिल्कुल उस पर हम विश्वास करेंगे कि जो सभी व्यक्ति ने कहा है वही चीज़ को हम लिखें हैं, ठीक है। तो इससे ज़्यादा और भी क्या हो जाता है, आसान हो जाता है। जब कुछ ही लोग होते हैं ना, तो उस समय हम लोग गहन अध्ययन करते हैं, मतलब बिल्कुल विश्वसनीय डाटा मिलता है, विश्वसनीय विचार मिलता है सभी लोगों का, ठीक है। उस पर हम लोग शक नहीं कर सकते हैं कि 1000 लोगों में से हम 100 लोगों को पूछे, बाकी 900 लोगों का क्या विचार रहा होगा, ऐसा कोई भी डाउट नहीं होता जब हम लोग सभी लोगों से पूछते हैं। लेकिन सभी लोगों से पूछना पॉसिबल कब है, जब कुछ ही लोग हों, यानी ज़्यादा मात्रा में लोग ना हों। आसान और त्रुटि रहित, अगर मान लो लोगों की संख्या बहुत कम है, सभी लोगों से पूछेंगे तो क्या ये बहुत आसान हो जाएगा ना, तुरंत पूछ लेंगे, ठीक है। और त्रुटि रहित, और उनके जानकारी को लिखने में कोई भी गलती नहीं होगी क्योंकि मैंने सभी लोगों से पूछा है, तो आसान भी हो जाएगा जब कम लोग रहते हैं तो। और त्रुटि रहित मतलब कोई भी गलतियां नहीं होती हैं। एक छोटे समूह को संभालना, उनका डेटा को व्यवस्थित करना, मतलब वो जो विचार देंगे उसको लिखना, ठीक है, और उसको कंप्यूटर द्वारा उसका विश्लेषण करना, यानी जांच पड़ताल करना बहुत ही आसान हो जाता है। और त्रुटि रहित होता मतलब उसमें कोई भी गलती नहीं होता है, क्योंकि समूह छोटा है, लोग बहुत कम है, तो एक एक करके सभी से जानकारियां इकट्ठा कर लेंगे, ठीक है। जानकारी की शुद्धता, अब देखो जब सभी लोगों से हम लोग क्या करेंगे ना, जानकारी प्राप्त करेंगे ना, तो निश्चित ना निश्चित जानकारी बिल्कुल अच्छा मिलेगा, शुद्ध मिलेगा, 100% सही मिलेगा। यदि निदर्शन का चुनाव वैज्ञानिक और निष्पक्ष तरीके से किया जाए, मतलब वैज्ञानिक तरीका से और सही तरीका से किया गया हो, तो इससे प्राप्त जो निष्कर्ष होंगे ना, यानी इससे प्राप्त जो हमारा उन लोग जो भी कुछ बताएंगे वो सटीक होते हैं, ठीक है, जितने पूरी जनसंख्या के अध्ययन से मिलते हैं। देखिए दोस्तों, इस पॉइंट में क्या कहा गया कि अगर हमको जानकारी शुद्ध मिल जाए, ठीक है, अगर हम लोगों को जानकारी शुद्ध मिल जाए, यानी जो भी लोग हैं, मान लो 1000 भी अगर लोग हैं, उनमें से 3 लोग भी चाहे 100 लोग भी बहुत अच्छे तरीके से हमको जानकारी दे दिए, शुद्ध जानकारी दे दिए, तो हम कह सकते हैं कि जितने भी पूरी जनसंख्या है, 1000 लोग हैं, ठीक है, यानी 1000 लोग जो जितने भी जनसंख्या है उसका भी अध्ययन उसी प्रकार का हमको मिलेगा जैसे कि 100 लोगों का मिला, ठीक है। तो इस पॉइंट का मतलब क्या था कि अगर हमको 1000 लोगों की जगह में अगर हम 100 लोगों से भी अगर जानकारी शुद्ध प्राप्त कर लें, सही प्राप्त कर लेना, तो जो जानकारी हमको 100 लोगों ने दिया है वही जानकारी 1000 लोग से भी पूछेंगे तो वही सटीक जानकारी वही आएगा। लेकिन हाँ, बशर्ते जो 100 लोगों ने आपको जानकारी दिया है वो सही, सटीक और निष्पक्ष, साफ सुथरा होना चाहिए। अब है दोस्तों निदर्शन के प्रमुख प्रकार। अब निदर्शन के प्रमुख प्रकार देखते हैं दोस्तों। तो इसके निदर्शन जो है ना, जो पद्धति है ना, इसके मुख्य रूप से 2 बड़े बड़े भागों में बांटा जा सकता है। एक होता है दोस्तों संभाव्यता निदर्शन। संभाव्यता मतलब जिसकी संभावना होती है, जैसे कि अभी पानी गिर रहा है तो लग रहा है कि पानी गिरेगा, जिसकी संभावना होती है। और एक होती है दोस्तों आपका असंभाव्यता निदर्शन, जिसकी संभावना बहुत कम हो, यानी कि असंभव, जो पॉसिबल ना हो, और संभव मतलब जो पॉसिबल हो, ठीक है। तो संभाव्यता निदर्शन के अंतर्गत 3 गो आते हैं, एक देव निदर्शन, अस्त्रीकृत निदर्शन और एक क्रमबद्ध निदर्शन। बहुत आसान है दोस्तों ये सब, ठीक है। संभाव्यता निदर्शन में क्या होता है, इसमें समूह की हर इकाई, यानी जितने भी समूह के अंदर लोग होते हैं ना, उसके हर एक व्यक्ति को चुने जाने और बराबर मौका होता है उन लोगों को, ठीक है। यानी कि देखो मान लो 1000 व्यक्ति है ना, तो इसमें क्या होता है पता है, हजारों व्यक्ति को चुनने का इसमें क्या मिलता है, मौका मिलता है, हजारों व्यक्ति से पूछताछ करने का मौका मिलता है।
तो इसमें संभावना रहता है कि लगभग हर व्यक्ति से पूछा जाएगा, हमसे भी पूछा जाएगा, हमसे भी पूछा जाएगा, हमसे भी पूछा जाएगा। यानी संभवतः निदर्शन में लगभग ऐसा होता है कि लगभग सभी लोगों से जानकारी पूछा जाता है। संभावना होता है कि सभी से पूछा जाएगा, लेकिन ऐसा हो सकता है बाय द वे कि कभी ना पूछा जाए, अलग बात है, लेकिन इसमें सभी व्यक्ति से पूछा जाता है। एक होता है देव निदर्शन, इसे लॉटरी पद्धति भी कह सकते हैं। कैसे, देखिए, इसमें सभी नामों की पर्चियां बना करके या कंप्यूटर के जरिए अचानक कुछ नाम चुने लिए जाते हैं, ठीक है। इसमें किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं होता है। आप लोग कहीं देखे होंगे कुछ चोर सिपाही खेले होंगे, जितने लोग होते हैं उसका नाम पर्ची में लिख लेते हैं और ऊपर जाकर के उड़ा देते हैं और किसी एक व्यक्ति को चुनने के लिए बोल देते हैं, जो व्यक्ति निकलता है उसी का हो जाता है, ठीक है। तो वैसे ही यहाँ पर कौन सा लोगों से पूछताछ करना है, किसकी जाँच करना है, ठीक है, तो इसका कौन सा व्यक्ति से पूछा जाएगा, यही एक सबसे बड़ा मुसीबत होता है। तो उस समय जो भी लोग शामिल होते हैं उन सभी के नाम से पर्ची उड़ाया जाता है, जिसका पर्ची आता है सामने उसी से जानकारी पूछा जाता है। या तो अगर पर्ची नहीं होता तो कंप्यूटर के जरिए अचानक कुछ नाम चुन लिए जाते हैं, ठीक है। अब इसमें कोई भेदभाव नहीं होता, भाई जिसका नाम निकलेगा उसी से पूछा जाएगा। दूसरा होता है स्त्रीकृत निदर्शन, जब पूरा समूह अलग अलग विशेषताओं वाला हो, यानी कि मान लो दोस्तों, ठीक है, यानी कि एक पूरा का पूरा इतने सारे लोग हैं। अब इसमें कुछ अमीर लोग हैं, कुछ गरीब लोग हैं, कुछ मध्यम वर्ग के लोग हैं। अब ऐसे कंडीशन में तो किसी एक व्यक्ति से पूरा जानकारी नहीं पता चलेगा। अगर गरीब व्यक्ति से पूछेंगे तो सिर्फ गरीब के बारे में बोलेगा, अमीर से अगर पूछेंगे तो अमीर के बारे में बोलेगा, और मध्यम वर्ग के लोगों से पूछेंगे तो सिर्फ अपने वर्ग के बारे में बोलेगा। तो हमको तीनों के बारे में जानकारी प्राप्त करना है। तो ऐसे कंडीशन में क्या होता है पता है, अमीर लोगों को अलग भागों में बांट देते हैं, मध्यम वर्ग को अलग भागों में बांट देते हैं और गरीब लोगों को अलग भागों में बांट देते हैं। और यहाँ से एक व्यक्ति को चुन लेते हैं, एक व्यक्ति को यहाँ से चुन लेते हैं, एक व्यक्ति से यहाँ चुन लेते हैं। तो यहाँ से अमीर के बारे में पता चल जाता है, यहाँ से मध्यम वर्ग के बारे में पता चल जाता है और यहाँ से गरीबों के बारे में पता चल जाता है। तो जब अलग अलग विशेषताओं वाले लोग जैसे अमीर, मध्यम वर्ग, गरीब हो, तो पहले समूह को इन स्तरों में बांटा जाता है। यानी इन सभी समूहों को पहले स्तर में बांटा जाता है, अमीर स्तर वाले अलग, मध्यम वाले अलग, गरीब वाले अलग, ठीक है। और फिर हर स्तर से कुछ लोगों चुन लिए जाते हैं, और हर स्तर से जैसे अमीरों वाले से कुछ चुन लिया जाएगा, मध्यम वर्ग वाले से कुछ चुन लिया जाएगा और गरीबों से कुछ चुन लिया जाएगा, और फिर उसकी जांच पड़ताल कर दिया जाएगा। क्रमबद्ध निदर्शन, इसमें क्या होता है, पूरी संख्या का क्या होता है, जाँच होता है। इसमें पूरी जनसंख्या की एक लिस्ट बनाई जाती है, जैसे रोल नंबर या मोबाइल नंबर, और फिर तय कर दिया जाता है कि हम हर 10वां या 50वां व्यक्ति चुनेंगे। मतलब देखो, क्रमबद्ध निदर्शन में जितने व्यक्ति होते हैं सबका नाम लिखा जाता है और लास्ट में कहा जाता है कि हम हर एक 5 व्यक्ति छोड़ करके चुनेंगे। यानी 5वां व्यक्ति को चुनेंगे, फिर 10वां व्यक्ति को, फिर 15वां व्यक्ति को, या तो फिर 10वां व्यक्ति को, 20वां व्यक्ति को चुनेंगे। इस प्रकार से चुनेंगे। तो इस प्रकार से कोई भेदभाव नहीं होता। तो ये जो मैंने तीनों पढ़ा ना, ये तीनों में ऐसा संभावना बना रहता है कि शायद मेरा भी पूछताछ होगा और हम भी जांच में आएंगे, मतलब हमसे भी जांच पड़ताल किया जाएगा, ऐसा संभावना बना रहता है, ठीक है। लेकिन दूसरा असंभवता निदर्शन, इसमें संभव नहीं बना रहता है कि वो हमसे जानकारी प्राप्त कर पाएंगे, कि हमको भी पूछा जा सकता है, ठीक है। इसमें अनुसंधानकर्ता की जानकारी प्राप्त करने वाला व्यक्ति अपनी सुविधा अनुसार, यानी जैसा उसको लगे या उद्देश्य के अनुसार खुद तय करता है कि किसे चुनना है। इसमें हर व्यक्ति को चुनने जाने का समान अवसर नहीं मिलता है। मतलब इसमें जो व्यक्ति आया है ना जांच करने वाला, वो उसके मुंड के ऊपर डिपेंड पड़ेगा कि वो किस व्यक्ति को चुनना चाहता है। तो ऐसे में संभावना बहुत कम बनता है कि हर व्यक्ति से वो क्या किया जाए, पूछा जाए। जो व्यक्ति उसके सामने आ जाएंगे उसी से वो पूछा जा सकता है। तो ऐसे में हम ये नहीं बोल सकते कि हर व्यक्ति से पूछेंगे ही पूछेंगे। इसका जो मन किया, ठीक है, अपने अनुसार से उसी से पूछ लिया जाएगा। तो इसमें एक होता है उद्देश्यपूर्ण निदर्शन। इसमें देखिए उद्देश्यपूर्ण निदर्शन में क्या होता है, अनुसंधानकर्ता यानी जांच करने वाला अपने जांच के लिए, ठीक है, जांच के उद्देश्य को ध्यान में रख करके जानबूझ करके उन्हीं लोगों को चुनता है जो उनके काम के हैं। मतलब जो जांच करने वाला व्यक्ति होता है ना, वो जांच के उद्देश्य को ध्यान में रखता है कि हम किस चीज़ को जांच करने के लिए आए हुए हैं, उसी को जानबूझ करके उन्हीं लोगों को चुनते हैं, ठीक है, जो उसके काम आ सके। जैसे मान लो कि जांच करने वाला व्यक्ति गांव-गांव गया है और वो जांच करने का उसका उद्देश्य क्या है कि कौन कौन बाल मजदूर है, यानी कि बच्चा लोग मजदूरी का काम कर रहे हैं। तो क्या वो बड़े व्यक्ति से पूछेगा, उनके पिता से पूछेगा? तो उसका पिता तो कभी नहीं बोलेगा कि हम अपने बेटा को काम करवा रहे हैं। तो उसका उद्देश्य होगा कि हम बच्चा से ही पूछें, यानी कि वो उसका जो जांच का जो उद्देश्य होता है ना, उसी को ध्यान में रख करके उसी से पूछा जाता है, ठीक है। बाल मजदूर पर अगर रिसर्च करना हो तो केवल बाल मजदूरों को ही चुनना होगा,
अगर महिलाओं से अगर इसका जो अगर मान लो इन्होंने जो जांच करने के लिए गए हैं, इसका उद्देश्य है महिलाओं के बारे में जांच करना, ठीक है, तो ये अपने जांच को उद्देश्य में रख यानी इस जांच का जो उद्देश्य है इसका उसको ध्यान में रख करके ये सिर्फ महिलाओं से ही पूछेंगे, उसके बदले पुरुष को नहीं पूछेंगे ये। नेक्स्ट है सुविधाजनक निदर्शन। इसमें अनुसंधानकर्ता ने जांच करने वाला अपनी सुविधा को देखता है, जैसा उसको सुविधा लगेगा, ठीक है, वैसे ही पूछेंगे वो। जो लोग उसे आसानी से मिल जाता है वह उन्हीं से डाटा इकट्ठा कर लेता है, डाटा मतलब जानकारी प्राप्त कर लेता है। सुविधाजनक से ही पता चल रहा है यानी आसानी से, जो लोग इसको आसानी से मिल जाते हैं, ज़्यादा ढूंढने की जरूरत नहीं हो, वही लोगों से जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। कोटा निदर्शन, इसमें जनसंख्या को विभिन्न श्रेणियों में बांटा जाता है, जैसे बहुत सारी जनसंख्या में महिला है, पुरुष है, बूढ़े हैं, बुजुर्ग हैं, ये सभी व्यक्तियों को अलग अलग भागों में बांट दिया जाता है और तय कर दिया जाता है कि इतने लोग इस वर्ग से लेने हैं और फिर अनुसंधानकर्ता अपनी मर्जी से उतने लोग चुन लेते हैं। देखो पहले ये डाटा बनाया जाता है कि पुरुषों से 10 लोग लेना है, महिलाओं से 10 लोग लेना है और बूढ़ों से 5 लोग लेना है, जो बुजुर्ग लोग हैं जैसे बूढ़ा बूढ़ी ये सबसे 5-5 लेना है। उसके बाद बस ये डिसीजन कर दिया जाता है। उसके बाद अनुसंधानकर्ता जो जांच करने वाला व्यक्ति आते हैं ना, वो खुद ही से इनमें से कोई भी 10 व्यक्ति को सेलेक्ट कर लेते हैं, यहाँ पर भी 10 को सेलेक्ट कर लेते हैं, यहाँ 5 सेलेक्ट कर लेते हैं और यहाँ 5 सेलेक्ट कर लेते हैं। पहले सबको अलग अलग भागों में बांट दिया जाता है, उसके बाद उसको कितने व्यक्ति चुनने हैं, किस वर्ग से, जो बूढ़े बुजुर्ग होते हैं उससे कितना लेना है, नवयुवक से कितने लेने हैं, बच्चे से कितने लेने हैं, ठीक है, महिला पुरुष से कितने लेने हैं, ये सब पता करके वो क्या करते हैं, अपने मर्जी के अनुसार से लोगों को चुन लेते हैं। अगर निष्कर्ष में बोलूं दोस्तों तो संक्षेप में निदर्शन सामाजिक अनुसंधान की रीढ़ की हड्डी है, क्योंकि निदर्शन अगर नहीं होता तो समाज की जांच भी नहीं होती है। इसके बिना बड़े पैमाने पर शोध करना असंभव है। शोध करना मतलब जांच करना असंभव है। हालांकि इसकी सफलता इस बात पर निर्भर करती है कि चुना गया सैंपल पूरे समाज या समूह का सही प्रतिनिधित्व करता हो। यानी देखो अब ये देखिए दोस्तों, ये महत्वपूर्ण तभी माना जाएगा जो सैंपल चुना गया है, मतलब जो व्यक्ति से जानकारी लिया गया है वो जानकारी सही होना चाहिए। ये नहीं कि 100 में से मैंने 30 लोगों से जानकारी लिया और उन्होंने गलत जानकारी दे दिया, तो 100 में से किसी का भी जानकारी सही पता नहीं चलेगा। लेकिन 100 में से अगर 20 भी सही जानकारी दे दिया तो हम कह सकते हैं कि जो सैंपल मैंने लिया वो बिल्कुल सही था, ठीक है, और इसके आधार पर फिर क्या होगा, सही जानकारी उसको माना जाएगा। यदि सैंपल पक्षपातपूर्ण होगा यानी कि किसी पक्ष की तरफ होगा, यानी कि ऐसे समझो जो लिया गया जानकारी या सैंपल है वो अगर झूठा हो, ठीक है, झूठी जानकारी होगा तो पूरा रिसर्च क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, ठीक है, पूरा रिसर्च मतलब पूरा जांच क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो ये एक छोटा सा क्वेश्चन था दोस्तों, मैं आपको आसान भाषा में समझाने का प्रयास करता हूँ। वीडियो कैसा लगा अपना कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद जय भारत।